नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम कृषि और पशुपालन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट और उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके चलेंगे, विद कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और उनको फैक्ट के साथ मिलाते रहेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर की परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ प्रिंटेड भी मिलेगा और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। बाकी और भी जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले कृषि के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में उसके सेकंड पार्ट को हम देखेंगे वहाँ पे। देखिए कृषि की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कृषि क्या होता है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें जैसे कि जो क्रॉप्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं या फिर जो सब्जियाँ होती हैं, फूलों होते हैं, इन सबको उगाया जाता है पशुपालन की क्रिया को सम्मिलित करते हुए। आजकल कृषि उसी को कहा जाता है। ठीक है? और जो अनुकूल स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं बिकॉज़ अगर अनुकूल मतलब ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, तो सारी चीज़ें अफ़ेक्टेड हो जाती हैं और फिर अच्छी तरीके से कृषि हो नहीं पाएगी। तो ये तो हो गए कृषि के बारे में। अब कृषि के अगर प्रकार को देखें हम तो कृषि का जो होता है 2 प्रकार होता है। एक तो निर्वाह कृषि होती है, दूसरा जो होता है वो वाणिज्यिक कृषि होती है। निर्वाह कृषि का मतलब ये है कि पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाली या फिर निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पारिवारिक श्रम का उपयोग करते हुए जो कृषि की जाती है उसको हम कहते हैं निर्वाह कृषि। यानी जो कि सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है उनको हम निर्वाह कृषि के अंतर्गत लाते हैं। इसमें दो टाइप की मतलब चीज़ें होती हैं। एक तो होता है गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि का मतलब ये होता है कि छोटे भूखंडों पर मतलब सिंपल तरीके से और अधिक श्रम के द्वारा जो खेती की जाती है उसको हम गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत लाते हैं। और इसमें जो मुख्य फसलें बोई जाती हैं जैसा कि हम आज लोग देखते भी हैं, जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है या फिर और मक्का है, दलहन तिलहन, ये सारी चीज़ें छोटे मतलब भूखंड पे वहाँ पे इसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि, जिसमें कि जो पारिवारिक श्रम होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है आदि निर्वाह कृषि। आदि निर्वाह कृषि का मतलब इसमें दो चीज़ें ऑलरेडी शामिल है, एक तो स्थानांतरी कृषि और दूसरा चलवासी कृषि। अब स्थानांतरी कृषि का मतलब क्या होता है कि जब वृक्षों को काटकर यानी वृक्षों को काटकर वो जो ज़मीन होती है उनको साफ करके, वहाँ की जो ज़मीन है उनको जलाकर साफ करके जो खेती की जाती है उसको हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। कि कुछ समय के बाद जब वो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ के फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे भी जो वृक्ष होते हैं या झाड़ी होती है उनको साफ करके जला के फिर से खेती करने लगते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है इसको हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। अब स्थानांतरित कृषि में जैसे कि मक्का की खेती होती है, आलू की खेती होती है, ये सारी चीज़ें करते हैं। अमेज़न बेसिन और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में क्या होती है, ये जो कृषि है, ये काफ़ी प्रचलित है। अगर आप चलवासी कृषि को देखें कि चलवासी कृषि क्या होती है, तो इसमें मतलब जो एनिमल होते हैं, जो कैटल होते हैं, यानी पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए जो विभिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं, उसको हम कहते हैं चलवासी कृषि। बेसिक कंसेप्ट हैं, छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं, एनसीईआरटी में आपने पढ़ भी रखे होंगे और नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो ये तो हो गया निर्वाह कृषि के बारे में पूरा। इसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि का मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ये अपने केवल निर्वाह के लिए नहीं होता है, ये बाज़ार के लिए भी होता है। तो उस तरह की जो भी कृषियाँ होती हैं, उनको हम वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत लेते हैं। इसमें क्या होता है, कृषि क्षेत्र जो होता है, वो काफ़ी विस्तृत होता है। कृषि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और इसमें जो पूँजी होती है, वो ज़्यादा लगती है। जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियाँ होती हैं, उनमें इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि में मतलब एक ही अनाज की, एक ही फसल जो होती है वो वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती है। अब जैसे कि मान लिया गेहूँ है, मान लिया हमारे पास 100 बीघे ज़मीन है तो 100 बीघे में हमने केवल गेहूँ लगा दिया। तो वो हमारे निर्वाह के लिए तो नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, भई 100 बीघे का इतना गेहूँ पैदा होगा तो वो क्या करेगा, आदमी बाज़ार में ही लेके जाएगा। तो एक ही फसल का जब उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। दूसरा जो है इसका पार्ट वो है मिश्रित कृषि। अब इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ-साथ किया जाता है, तो उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। भारत में अधिकतर जो कृषि है वो मिश्रित कृषि टाइप की ही है। इसके बाद है जो रोपण कृषि, मतलब ये भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें कि क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं, चाय है और उसके बाद कहवा है, फिर उसके बाद तंबाकू है, इन सारी चीज़ों की खेती की जाती है।
कपास की एकल फसल भी उगाई जाती है, ठीक है। और रोपण कृषि में मेनली जो मुख्य ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपके पास परिवहन जाल के विकास की कोई संभावना नहीं है, तो रोपण कृषि पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कृषि के प्रकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आप इस तरह से इसको अगर एक माइंड मैप की तरह अपने माइंड में सही से इसको रिवाइज करते रहें, तो मुख्य परीक्षा में बहुत आसानी होती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। चलिए इसके बाद कृषि के और भी अन्य प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं कि कृषि के और कौन कौन से अन्य प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला है जुताई रहित कृषि, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं नो टिल फार्मिंग या जीरो टिलेज, मतलब बिल्कुल भी जुताई ना हो। इसका मतलब ये होता है कि बिना जोते ही बार बार कई फसलें उगाना। तो बिना जोते ही बार बार कई फसलें उगाना, इसको कहा जाता है नो टिल फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भूमि के अपरदन में कमी आती है। इसका जो लाभ है, भूमि अपरदन में कमी हो जाएगी अगर जुताई बार बार नहीं होगी। दूसरा जो इसका लाभ है वो है नमी संरक्षण। भाई आप जुताई नहीं करेंगे तो जो नमी होगी वो संरक्षित होगी। जैव विविधता का संरक्षण इससे होता है। जैव विविधता का संरक्षण होता है, जैव विविधता संरक्षण होता है। और जो मतलब कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी वृद्धि होती है खेतों में। तो ये सारा इसका प्रॉफिट है नो टिल फार्मिंग का। इसके बाद जो दूसरा टाइप है एग्रीकल्चर का वो है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो संश्लेषित उर्वरकों और जो कीटनाशक हैं हम उनका उपयोग बिल्कुल या तो कम ही कर दें या बहुत न्यूनतम करें, उस पर यह आधारित होता है। तो जो संश्लेषित उर्वरक हैं, संश्लेषित उर्वरक और कौन सी चीज़ और कीटनाशक, इनका उपयोग जो है बिल्कुल न्यूनतम कर दिया जाए, नो या लेस, ठीक है। तो इस तरह से जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए जो फार्मिंग होती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसमें कि फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इससे भी हमें अच्छा खासा आउटपुट मिलता है। इसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ले कृषि यानी ले फार्मिंग या अल्टरनेट हस्बेंड्री के भी नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ये कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि पर अनाज या यहाँ पे आप लिख दीजिए कृषि योग्य भूमि पर अनाज या दाल जो होती हैं वो कुछ वर्षों तक उगाई जाती हैं। कुछ वर्षों तक इनको उगाया जाता है, कुछ वर्षों तक, ठीक है। और फिर कुछ वर्षों तक उसे घास मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ वर्षों तक घास उगने के लिए, कुछ वर्षों तक घास उगने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी जैसे मान लिया हमने 2 साल खेती करी उसपे किसी भी चीज़ की, दाल की या किसी चीज़ की, और उसके बाद फिर आगे का जो 2 साल आया उसके लिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, परती छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि उसको परती छोड़ दिया, ठीक। अब इससे प्रॉफिट क्या होता है कि जो भूमि में लगातार आच्छादित रहने से मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन से संरक्षण यहाँ पे मिल जाता है ले फार्मिंग से, ठीक है। तो ये जो कृषि के अन्य प्रकार थे इनके बारे में भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि नो टिल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और उसके बाद अल्टरनेटिव हस्बेंड्री या फिर ले फार्मिंग है। ये कृषि के 2-3 प्रकार हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मृदा अपरदन पे। तो मृदा अपरदन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना है, या आप ये कह सकते हैं कि एक भौतिक प्रक्रिया है ये। क्यों? जिसमें क्या होता है, जिसमें जल है और वायु है, ये सारी जो प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की जो ऊपरी मृदा होती है उसको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब कई बार ये मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है, या आप ये कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रक्रिया में क्या होता है, तेजी आ जाती है, ठीक है। मृदा अपरदन मेनली 2 प्रकार का होता है। एक तो जो जल से अपरदन होता है और दूसरा जो होता है वो वायु से अपरदन होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो जल अपर्दन यानी जल से जो अपर्दन होता है वो करता है। अब इस जल अपर्दन वाला 3 टाइप का है। एक तो सीट एरोजन यानी परत अपर्दन है, दूसरा रेल एरोजन यानी रेल अपर्दन है, और तीसरा जो है वो बड़ी अवनालिका अपर्दन यानी गलेज एरोजन है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया इनको कि मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है इन तीनों में से, ठीक है। तो वो एरो लगा के बनाया गया था कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गली करता है, रेल करता है या फिर सीट करता है। हम सबके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो परत अपरदन का मतलब ये होता है यानी जो सीट एरोजन होता है, इसके मतलब कि वर्षा जल बूंदों द्वारा जल बहाव के कारण
ऊपरी मृदा में एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अपर्दन होता है वो होता है वर्षा जल बूंदों के द्वारा। ठीक है, मतलब कोई पतली जो ऊपरी परत होगी वो बिल्कुल एक समान रूप से बह के अलग कहीं चली जाए, उसको हम कहते हैं सीट एरोजन। ठीक है, और मृदा का कटाव और अलगाव ही क्या कहलाता है, उसी को हम परत अपरदन कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है वो यही होता है, यानी ये जो है अत्यंत हानिकारक होता है। ठीक है, अब ये हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि जो पोषक तत्व और सारी चीजें जमीन परत के ऊपर होती हैं वो सारी बह के दूसरी जगह चली जाती हैं। इसके बाद है रिल एरोजन यानी रिल अपरदन। ये जो परत अपरदन का ही, ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि सीट एरोजन का ही अगला हिस्सा है रिल अपरदन, जिसमें कि बहते जल से अधिक सांद्रण के कारण वाही जल द्वारा जो पतली नालिकाएं उसी उसी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पहले जो है ऊपरी परत हट जाती है, उसके बाद जो जहाँ पे मिट्टी का भी जो पकड़ होता है वो कमजोर होता है, वहां से फिर वो नालियां बनाना शुरू कर देती हैं। और ऐसी जो नालियां होती हैं उन्हीं को हम अवनालिका या रिल कहलाती हैं, और बाद में पूरे अपर्दन को क्या कहा जाता है, रेल अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो फिर बड़ी अवनालिका अपर्दन यानी जो रेल एरोजन के बाद की जो स्थिति है वो क्या आएगा, वो फिर गली एरोजन आएगा। इसमें क्या होता है कि जब मृदा के कटाव के द्वारा मतलब काफी गहरी गहरी खाइयां टाइप की बन जाती हैं, नालियां टाइप की जैसे बन जाती हैं, और वो मतलब पूरी जो जगह होती है उसको उत्खात या बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्खात या बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है, या आप इनको इंग्लिश में कहना हो तो फिर बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, जिसको कहते हैं बंजर स्थलाकृतियों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले परत, उसके बाद फिर रेल, और उसके बाद फिर गली, ये तीनों एक प्रोसेस है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रहती हैं। तो ये जल अपर्दन द्वारा जो मतलब सॉइल एरोजन होता है वो है। इसके बाद अब वायु अपर्दन के द्वारा कैसे जो है, तो वायु अपर्दन का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें वहां पे काम करेंगी जहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही वायु अपर्दन होगा, बाकी और नहीं होगा कहीं भी। जहाँ पे क्या होगा, तापमान काफी हाई रहता होगा, यानी तापमान बहुत ज्यादा रहता होगा। और क्या चीजें होनी चाहिए इसके लिए, वायु का वेग भी ज्यादा होना चाहिए, तभी वायु अपर्दन हो पाएगा। और दूसरी चीज इसके लिए क्या होनी चाहिए कि वनस्पतियों का अभाव होना चाहिए, वनस्पतियों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जब कंडीशन एक जगह मिल जाएंगी तो वहाँ पे वायु अपर्दन पॉसिबल हो पाएगा। आप भारत में देखें, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र है या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा है, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये मेनली वायु अपर्दन से ही प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा है, मथुरा है, इटावा है, ये सारे जो हैं ये सब किससे, वायु अपर्दन से ही मेनली प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये जो है मृदा अपरदन के कुछ पार्ट थे और सारी चीजें थी, उनके कंसेप्ट थे। आप इनको मुख्य परीक्षा में या फिर प्रारंभिक परीक्षा में अगर स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से उनको कर सकते हैं। इसके बाद है मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि मृदा संरक्षण के यांत्रिक उपायों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो वही जुताई आएगा और गुड़ाई आएगा, निराई आएगा, ये सारी चीजें आदि पर आधारित कृषि की विभिन्न तकनीकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो इसमें है वो है यांत्रिक उपाय। अब यांत्रिक उपाय में क्या क्या चीजें की जाती हैं, तो यांत्रिक उपाय में सबसे है पहला वो है समोच्च कृषि। देखिए, समोच्च कृषि का मतलब ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के ढलुआ धरातल पर क्षैतिज रूप से प्राकृतिक समोच्च रेखाओं के सहारे ही जुताई की जाती है, और यह ढलान वाली भूमि पर खेती करने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो संपूर्ण खेत होता है वो समान ऊंचाई वाले छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो यहाँ पे अब जैसे ये जो ढालू भूमि है तो यहाँ पे इनको ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में खेत को बांट लिया जाता है, उनको समतल बना लिया जाता है। वहाँ पे ये खेत ऊपर होगा, उसके बाद फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, इस तरह से। ठीक है, और ये जो छोटे भाग होते हैं वो ढाल के लंबवत होने के कारण मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो जल है उसके बहाव को भी रोक के मृदा की नमी बनाए रखने में योगदान करते हैं। ऐसी कृषि को हम कंट्योर फार्मिंग या फिर समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है सीढ़ीदार कृषि। तो सीढ़ीदार कृषि का मतलब होता है कि जो ये खेती है इसमें अधिक ढाल वाली भूमि पर समान तल वाली सीढ़ियां बनाकर उनके चारों तरफ मेढ़ों से उनको ढक दिया जाता है, और इस प्रकार जो वर्षा का जल होता है वो खेतों में रुका रह जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, सीढ़ीदार कृषि। अब
इसके कुछ जैविक उपाय भी हैं। तो जैविक उपाय क्या क्या हैं? देखिए, फसल प्रबंधन मेनली जो है वो जैविक उपाय में आता है। कुछ प्रमुख फसल जो प्रबंधन विधियां हैं वो कौन कौन सी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें बहुफसली सस्यन, ठीक है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर पॉली कल्चर। तो इसके अंतर्गत फसलों को अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत में लगाया जाता है। इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है और मतलब विभिन्न समयों में परिपक्व होने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ बुआई की जाती है। जैसे मान लिया गेहूं लगा दिया और उसके बाद फिर उसी में सरसों लगा दिया, तो सरसों पहले पक जाएगा, उसके बाद फिर गेहूं काट लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा है जो इंटर क्रॉपिंग यानी अंतरा सस्यन। अंतरा सस्यन का मतलब ये होता है कि एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाना क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि दो फसलों के रिक्त स्थान को अधिक फसल उत्पादन में हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित सस्यन। तो ये मतलब एक ओल्ड टेक्निक है जिसमें कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास के बस ऐसे ही डाल दी जाती हैं और उनको उगाया जाता है। और इसमें बीजों की बुआई छिड़काव विधि के द्वारा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रीकरण। बेसिक है, आप जानते हैं कि मतलब एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक के बाद एक क्रम में लगाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मतलब जो कीट होते हैं, बीमारियों पर नियंत्रण उन पे होता है, भूमि की जो उर्वरता होती है वो लगभग बनी रहती है, मृदा की नमी बनी रहती है, मृदा अपरदन में कमी आती है। तो बहुत सारे लाभ हैं क्रॉप रोटेशन से। इसके बाद है मल्चिंग यानी ठूठदार पलवार। अब इसमें क्या होता है कि भूमि के ऊपर पिछले फसलों के वनस्पति अवशेषों को छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लिया धान है आज, मतलब अब जैसा होता है कि धान को कंबाइन मशीन से काट लिया गया और उसके आधे आधे पार्ट बचे रह जाते हैं, ठीक है, और उसको खेत में ही छोड़ के जुताई करा के फिर से गेहूं बो दिया। तो उससे क्या होगा कि जो मृदा अपरदन में उससे कमी आएगी और जो ह्यूमस होगा यानी जो उसके ठूंठ बचे रह जाएंगे वो जमीन में फिर से सड़ के खाद का रूप धारण कर लेंगे, यानी ह्यूमस की वृद्धि होगी। तो मल्चिंग का भी उपयोग काफी होता है आजकल। इसके बाद है पट्टीदार खेती यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसमें अपर्दन रोधी फसलें। अब अपर्दन रोधी फसलें कौन सी होती हैं? अपर्दन रोधी फसलें कौन कौन सी होती हैं? जिसमें कि क्या है? घास है और दाल है। अपर्दन में सहायक फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो अपर्दन सहायक फसलें, तो उसमें कि ज्वार आता है और मक्का आता है। इनको मतलब एक अल्टरनेटिव स्ट्रिप के रूप में लगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पट्टीदार खेती, ठीक है, या स्ट्रिप क्रॉपिंग उसको कहते हैं। तो ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्टिकुलर जो वर्ड हैं वो सारे हमने यहाँ पे देखे, जिनसे कई बार स्टेटमेंट बना के प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में तो खैर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इनको यहाँ से बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? वो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कौन सा है? पोटेशियम है। अब नाइट्रोजन का मेनली कार्य क्या होता है? तो ये जो कार्य करता है वो जड़ है, तना है, पत्ती है, इनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है और क्लोरोफिल का जो है ये महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसे ही अगर आप फास्फोरस को देखें तो ये भी पौधों के बीज, पुष्प और फलों के विकास के लिए आवश्यक होता है। और इसके बाद जो पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या करता है कि मान लिया प्रतिकूल परिस्थितियां अगर पौधों पर कोई पड़ रही हैं तो उनसे मतलब बचने के लिए या उनको सहने की क्षमता देता है पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद अब कुछ गौण पोषक तत्व हैं, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। अब कैल्शियम जो होता है वो कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है तो ये क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण भाग है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो वो है मैग्नीशियम यानी Mg। अब इसमें जैसे कि गंधक है, तो गंधक मेनली विटामिन B1 है और क्लोरोफिल इन सारी चीज़ों के निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, लोहा है, फिर उसके बाद Mn है और फिर बोरान है। तो इनका भी उपयोग बेसिकली पौधों के लिए होता है। अब जैसे मान लिया जिंक का उपयोग है तो ये हार्मोन है, न्यूक्लिक अम्ल है और प्रोटीन संश्लेषण में ये योगदान करता है। अगर उसमें आप कॉपर को देखें तो ये बहुत सारे एंजाइमों का घटक होता है जो क्या करता है? पौधों में विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है कॉपर। और उसके बाद लोहा है, तो लोहा पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए मतलब और मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद मैग्नीज है, तो मैग्नीज क्या करता है? जो प्रकाश और अंधेरे की आवश्यकता में
पादप कोशिकाओं की होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है मैग्नीज। उसके बाद जो बोरान है, तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें थी कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसमें से मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, गौण पोषक तत्व कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, नाम सारे याद रखिएगा। इनके जो काम है वो भी हमने आपको बताया, तो वो भी थोड़ा माइंड में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और मैं लिख दूँ, आप खैर जानते होंगे जिसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद। अब हरी खाद का मतलब ऐसी खाद होता है, इसकी खेती मेनली भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए की जाती है। जो पदार्थ होते हैं भूमि की मृदा में उनको अच्छी तरीके से उनकी पूर्ति करने के लिए की जाती है। अब हरी खाद वाली कुछ फसलें होती हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला नाम है उसमें सनई, और उसके बाद है ढैंचा, और उसके बाद है लोबिया, और उसके बाद है क्या, उड़द है, और फिर उसके बाद ग्वार है ना। ये सारी फसलों में उपयोग किया जाता है। तो ग्वार तो आप जानते होंगे, ये सेल गैस में उसका उपयोग होता है। जिसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल में कि सेल गैस में कैसे उपयोग होता है इनका। ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं क्रॉप रोटेशन पे। तो जो फसल चक्र होता है वो क्या होता है, तो फसल चक्र आप जानते हैं जिसमें अलग अलग फसलों को लगाया जाता है, उनको मतलब फसल चक्र कहा जाता है। तो 3 टाइप का फसल चक्र भारत में यूज होता है, रबी है, खरीफ है और ज्वार है। ठीक है, सॉरी जायद है। तो रबी जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इससे रिलेटेड है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और मसूर। खरीफ की फसलें के जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली। और जायद जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काटा जाता है। इससे रिलेटेड है तरबूजा, खरबूजा और ककड़ी और खीरा और भी बहुत सारे। ठीक है। तो ये क्रॉप रोटेशन याद रखिएगा। कई बार तो फसलों को लेकर ही पूछा जाता है कि ये किस क्रॉप रोटेशन का फसल है। जैसे कि मान लिया आपसे पूछ लिया मूंगफली है, मूंगफली किस क्रॉप रोटेशन की फसल है, तो वो खरीफ की है। ठीक है। गेहूं, जौ, चना ये सारी किसके हैं, तो फिर रबी के हैं। ऐसे बहुत बहुत सारी फसलें हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया क्रॉप रोटेशन। इसके बाद हम देखते हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, तो खाद्यान्न फसलें वही होती है कि जो भाई हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं। और समस्त देश भाग पे आप ये समझिए कि 2/3 भाग पर क्या होता है, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। और अनाज की संरचना के आधार पर जो खाद्यान्न के अनाज होते हैं, अनाज तथा दालों में इनको वर्गीकृत किया जाता है। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं धान या चावल। तो ये आप जानते हैं कैसी फसल है, तो ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय एवं स्वपरागित फसल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय और स्वपरागित फसल है। स्वपरागित ये फसल है धान या चावल की। ठीक है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगभग होना चाहिए और लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। इस बार यूपीपी से 24 में कपास से रिलेटेड ऐसा ही फैक्ट पूछा गया था। ठीक है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करिए, प्रश्न पता नहीं कहाँ से कैसे पूछ लिया जाए। अगर आप 75 से लेकर 100 किलोग्राम तक की सीधी बुआई करते हैं 1 हेक्टेयर में, और उसके बाद 23 से लेकर 30 किलोग्राम तक की अगर आपको रोपाई करनी है, तो उतना हेक्टेयर के लिए बीज आपको धान का बोना पड़ेगा। कुछ राज्य हैं और उनमें जो धान की फसल है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो ये शरद में, शीत में और ग्रीष्म में। पश्चिम बंगाल में ओस कहा जाता है या आस कहा जाता है, सॉरी। पश्चिम बंगाल में आस, शीत में अमन और ग्रीष्म में बोरो। ऐसे ही असम में अहू कहा जाता है शरद में, शीतकाल में सली और ग्रीष्म काल में बोरो। उड़ीसा में कहा जाता है बियाली, शीतकाल में शरद और ग्रीष्म काल में उसको डलुआ कहा जाता है। बिहार में कहा जाता है शरद काल में भदई और शीतकाल में अगहनी और ग्रीष्म काल में गर्मा कहा जाता है धान की फसल को। और केरल में बिरूप कहा जाता है, शीतकाल में मुंदकन कहा जाता है और ग्रीष्म काल में पुंजा कहा जाता है। तमिलनाडु में शरद काल में धान की फसल को कुरुई या सोरनावरी कहा जाता है, शीतकाल में सांभा या थलड़ी कहा जाता है और ग्रीष्म काल को नवराई कहा जाता है। तो ये अलग अलग स्टेट में जो शरद, शीत और ग्रीष्म ऋतु में धान की फसल बोई जाती है उनके नाम क्या क्या हैं, ये नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो धान की प्रमुख किस्में हैं क्या क्या हैं, देखिए हिमालय तथा देश के उत्तरी भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून में खरीफ की फसल जो कब उगाई जाती है, तो वही जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी खरीफ की फसल उगाई जाती है। अब इसमें प्रमुख फसलों
अब इसमें अगर आप प्रमुख किस्मों की बात करें तो बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ रहा हूँ नाम, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। लूनी श्री है, रोहिणी है, पूसा 33 है, सरजू है, कांची है, और कृष्णा, कावेरी, अन्नपूर्णा, पूषा, सुगंधा 5 है, मही सुगंधा, ये सारी जो हैं वो धान की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। और बासमती किस्मों की अगर बात करें तो पूसा RH 10, ये भारत द्वारा विकसित विश्व की प्रथम संकर बासमती चावल की किस्म है। ठीक है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इसका नाम है पूसा RH 10। ठीक है। तो ये भारत द्वारा विकसित विश्व की प्रथम संकर बासमती की किस्म है। और नवीनतम जो प्रतिरोधी किस्में हैं चावल की, उसमें भी पूसा 1592 है, पंजाब बासमती 3 है, जिसमें कि जीवाणु पत्ती झुलसा रोग की प्रतिरोधी किस्म है ये, इसको भी नोट कर लीजिए। पूसा 1592 और पंजाब बासमती 3, ये तीनों क्या हैं? ये जीवाणु पत्ती झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है। और उसके बाद पूसा 1609 है, ये झोंका एक रोग होता है, झोंका रोग, उसकी प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है। इसके बाद लूनीश्री, मतलब लूनीश्री क्या है? तो लूनीश्री केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित धान की उच्च उपज देने वाली एक किस्म है। कौन सी? लूनीश्री। लूनीश्री नाम आप याद रखिएगा। इसको किसने विकसित किया है? तो ये केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें कम उर्वरक, कम पानी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और इसके जो दाने होते हैं वो काफ़ी लंबे भी होते हैं। चलिए, इसके बाद धान की दो मतलब विधियां हैं करने की। तो सबसे पहले जो है वो डपोंग विधि है, और दूसरा है श्री विधि चावल गहनीकरण पद्धति। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डपोंग विधि क्या है? ये मतलब मेनली फिलीपींस और जापान में प्रचलित थी, और फिर बाद में वहाँ से भारत आई है। इसमें क्या किया जाता है कि बीजों को अंकुरित प्राप्त करने हेतु कम स्थान की आवश्यकता होती है, और बाद में जब इनका विकास हो जाता है तो फिर इनको ले जाके खेत में इनकी रोपाई या इनको लगा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं दपोंग विधि। ठीक है। इसके बाद है श्री विधि चावल गहनीकरण पद्धति। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है मेडागास्कर विधि। मेडागास्कर विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। मेडागास्कर विधि इसलिए इसको कहा जाता है कि एक पादरी था, हेनरी डी लाउलानी, 1983 में मेडागास्कर में इसका यूज किया था। इसी वजह से इसको मतलब मेडागास्कर विधि भी कहा जाता है, और श्री विधि चावल गहनीकरण की पद्धति भी कहा जाता है। मेनली इस तकनीक में क्या होता है कि पौधों की जड़ों को खाली फोकस किया जाता है, जो मतलब जड़ होते हैं पौधों के, और सारी जो नमी और सारी चीज़ें वहीं की जाती है। जैसे कि आज धान की खेती हमारे यहाँ होती है गाँव में, कि पूरा खेती पानी से भर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, खाली जड़ों में पानी रखा जाता है, नमी वमी सारी वहीं पे रखी जाती है, और इससे मतलब भूमि का भी कम अपर्दन होता है, श्रम कम लगता है, पूंजी कम है, पानी कम है, सब चीज़ कम लगती है। तो ये विधि श्री विधि चावल गहनीकरण पद्धति है। आई थिंक दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों आपको जाननी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो विभिन्न रोग हैं धान के प्रति लगने वाले, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें जो फेमस रोग है वो है खैरा रोग। तो खैरा रोग ये क्या है? ये जिंक की कमी से होता है, यानी जस्ते की कमी से ये होता है। और इसके बाद फिर गंधी कीट, सैनिक कीट, तना छेदक, धान का भूरा सफेद फुदका, ये सारे बहुत सारे रोग जो हैं धान में लगते हैं। ये महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे देख लीजिए। 1943 में जब बंगाल का अकाल आया था, काफी भयानक अकाल था, उसमें जो है धान का भूरा पर्णचित्ती रोग एक प्रमुख कारण था। धान का भूरा पर्णचित्ती जो रोग था, ये प्रमुख कारण था। ठीक है। और इसकी वजह से भी धान की जो फसलें थी को मतलब काफ़ी पूरी बर्बाद सी हो गई थी, तो उसका भी फर्क पड़ा था जो 1943 का अकाल आया था। जो C3 पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्या है? तो C3 पौधे जो हैं वो है चावल है, गेहूं है, और आलू है, सोयाबीन है, मक्का C4 पौधा है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एक बार। और इसके बाद गोल्डन धान की जो किस्म होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और भारतीय बासमती चावल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये भी नोट कर लीजिए, भारतीय बासमती चावल को क्या मिला है? GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी
धान या चावल के बारे में। अब हम देखते हैं गेहूं के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो गेहूं क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय की फसल है, रबी में बोई जाती है। इसका गुणसूत्र होता है 2n-42। टेम्परेचर देखें आप तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और 80 सेंटीमीटर वर्षा, कहीं कहीं 50 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, तो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की पूरी वर्षा होनी चाहिए। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बीज की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब अगर आप इसकी प्रमुख किस्में देखें तो बहुत सारी किस्में हैं। कल्याण सोना है, कंचन, गिरजा, गोमती, अनुराधा, माइक्रोनी, सोनालिका, अर्जुन, ये सारी मतलब अलग अलग टाइप की किस्में हैं। नवीनतम किस्मों को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, IARI द्वारा विकसित किया गया है इसको। ये है HS562 और HD311F। ठीक है। पूसा मालती है, पूसा बेकर, पूसा किरण, नीलगिरी, ये सारी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। इसमें एक चीज़ और, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल ये क्या है, तो ये गेहूं और राई के मध्य क्रॉस करके बनाया गया है। राई के मध्य क्रॉस से इसको विकसित किया गया, उसका नाम है ट्रिटिकेल। ठीक है। और राज 3077, तो ये देर से बुआई करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की एक मतलब प्रजाति है, देर से बुआई के लिए। ठीक है। और गेहूं की एक प्रजाति है, उसका नाम है सोनोरा 64। तो सोनोरा 64 को प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए। तो ग्लूटिन जो है प्रोटीन है, वो कहाँ पाया जाता है, वो गेहूं में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद गेहूं का वर्गीकरण। देखिए, गेहूं की कई प्रजातियां हैं जो एक साथ ट्रेटिकम जीनस बनाती हैं। तो जो ट्रेटिकम वर्ग की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं, तो ये है एस्टिवम और डूरम और डिकोकम। यानी जब इसको पढ़ना होता है तो क्या कहते हैं, ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम ड्यूरन और फिर ट्रेटिकम डिकोकम। अब जो ट्रेटिकम एक्सटिवम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नरम गेहूं या सॉफ्ट व्हीट। नरम गेहूं इसको कहा जाता है। और इसका विकास जो है किसने किया था, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसका विकास किया गया था। कहाँ पे, मैक्सिको में। ठीक है। और मेनली इनका यूज वही रोटी बनाने, तंदूरी, रुमाली रोटी, ये सारी चीज़ें बनाने में होता है। इसकी अगर प्रजाति की बात करें तो PBW 343 और राज 300 या 3077। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो ट्रेटिकम डूरम है, ये डूरम है, ट्रेटिकम डूरम। तो इसे मैक्रोनी गेहूं या सख्त गेहूं के नाम से जाना जाता है। मैक्रोनी या जो हार्ड व्हीट के नाम से जाना जाता है, यानी सख्त गेहूं के नाम से जाना जाता है। और मेनली शुष्क परिस्थितियों में ये उत्तम गेहूं वहाँ पे माना जाता है। अब इससे वही सूजी है, मैदा है, रवा है, पास्ता, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रेटिकम डिकोकम, ये क्या है, तो इसे इमर गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। इमर गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इसको मेनली उगाया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक उसका कुछ वर्गीकरण था। इसके बाद हम देखते हैं गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोग है उसको कहते हैं रस्ट रोग गेहूं का। ठीक है। तो ये गेहूं की फसल का एक हिसाब से कह सकते हैं आप प्रमुख रोग है। अब इसमें बहुत सारे रस्ट होते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेम रस्ट होता है, यानी जिसको कि ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है, ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो लीफ रस्ट है, जिसको कि ब्राउन रस्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है वो स्ट्रिप रस्ट है, स्ट्रिप रस्ट है, जिसको कि क्या कहा जाता है, इसको येलो रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 मेनली जो है, ये किसके रोग हैं, स्टेम, लीफ, स्ट्रिप या फिर ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट किसके रोग हैं, तो वो गेहूं के रोग हैं, भूलिएगा नहीं। ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पक्सीनिया नामक कवक के द्वारा। पक्सीनिया जो है एक क्या है, ये कवक के द्वारा ये सारे रोग होते हैं, रस्ट वाला रोग। इसके बाद जो दूसरा रोग गेहूं में लगता है उसको हम कहते हैं करनाल बंट। ठीक है। करनाल बंट ये भी एक कवक के द्वारा होता है। इसके कवक का नाम क्या है, तो टिललेटिया इंडिका इसके कवक का नाम है। तीसरा जो रोग लगता है वो है अनावृत
अनावृत कंड, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है ऑस्टिल्गो सेगिटम के द्वारा। और उसके बाद जो दूसरा रोग है वो है सेहूं, काफ़ी फेमस रोग है, सभी जानते हैं। तो ये होता है एक नेमेटोड के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो रोग हैं जो कि गेहूं की फसल में लगते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद एक है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, या इसको गेहूंसा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है। तो ये भी एक खरपतवार है, वहाँ पे लगता है। अब कुछ अगर प्रमुख खरपतवार नासी आप देख लें, तो यहीं पे इसको देख लेते हैं, खरपतवार नाशी। तो सबसे पहला तो है 2,4-D इथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर है। ये गेहूं का जो है प्रमुख खरपतवारनाशी है, गेहूं में मिलने इसका यूज किया जाता है। और भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वो किस पे पड़ा, वो गेहूं पे पड़ा। क्यों पड़ा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा क्यों पड़ा। और नोरीन जो है, नोरीन, नोरीन जो है ये बोनी जीन के लिए तैयार किया गया है, गेहूं की प्रजाति है एक, गेहूं की प्रजाति है एक। तो ये जो है गेहूं के बारे में जो प्रमुख चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद अब देखते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का क्या है, तो मक्का मेनली जो है ये खाद्य फसल भी है और चारा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, यानी खरीफ, रबी और जायद, तीनों में इसका उपयोग होता है। मेनली जब जायद में बोई जाती है तो ये चारे के लिए उपयोग की जाती है, बाकी और सबके लिए, खाद्य और चारा दोनों के लिए उपयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है मेनली, और मक्का एक C4 पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, अनाजों की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो वानस्पतिक नेम है वो क्या है, वो है जियामेज, ठीक है। और ये एक उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि नर मादा सब एक ही पेड़ पे होते हैं, और मतलब पर परागण इन पे होता है। मक्का का जो प्रोटीन होता है, इसका जो प्रोटीन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं जेन, JEIN, ठीक है। और प्रताप जो है ये मक्का की नवीनतम किस्म है, प्रताप जो है ये, प्रताप जो है ये नवीनतम किस्म है मक्का की, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, संकर प्रजातियां अगर और देखें तो गंगा 5 है, कंपोजिट 3 है, सफ़ेद गंगा, सफ़ेद 2, इस तरह से अलग अलग टाइप की वो है। देखिए मक्का का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं स्वीट कॉर्न, और फिर वो बेबी कॉर्न है और पॉप कॉर्न है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा, सब जानते होंगे। इसके बाद जिंक यानी Zn, जिंक की कमी से मक्के की जो पत्तियां होती हैं ना, मक्के की पत्तियों में उनका पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, या उनका जो शीर्ष होता है वो सफ़ेद होने लगता है, ठीक है। एट्राजिन या सिमेजिन, लिनोरॉल, ये क्या है, ये प्रमुख शाकनाशी है मक्का के लिए। और इसमें भी दो रोग लगते हैं, स्टेम बोर और कौन सा, पिंक बोर, ठीक है। तो ये दो रोग किसके हैं, ये मक्के के दो प्रमुख कीट रोग हैं, नाम याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद है मिलेट्स, यानी कदन्न जिसको कहते हैं। तो उच्च पोषण युक्त आहार होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें उच्च मात्रा में पाई जाती हैं। और ये विभिन्न अनाजों में मतलब अलग अलग होते हैं। और इसमें से सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता जो होती है जिस मिलेट्स में, सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता जो होती है किसमें है, वो बाजरे में पाई जाती है, बाजरे में, ठीक है। और अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो वो भी बाजरे में ही पाई जाती है, सर्वाधिक खनिज लवण यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फिंगर मिलेट्स है, सोरघम मिलेट्स है, बर्नयार्ड मिलेट्स है, पर्ल मिलेट्स है, और बाजरा की अलग अलग टाइप की किस्में होती हैं। इसको आप नोट ही कर लीजिए, इसको कहते हैं फिंगर मिलेट्स। हिंदी में इसको मड़ुआ, मंडुआ कहा जाता है, मड़ुआ। और कर्नाटक में ही इसको क्या कहा जाता है, रागी कहा जाता है, कैल्शियम से समृद्ध होता है। दूसरा है सोरघम, सोरघम मिलेट्स, इसको कहा जाता है ज्वार हिंदी में। और स्वीट सोरघम हाइब्रिड
जो होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है बर्नयार्ड, बर्नयार्ड मिलेट्स, इसको अंगोरा भी कहते हैं, ठीक है। ये रेशा और लौह तत्वों से भरपूर होता है। और उसके बाद है पर्ल मिलेट्स, तो इसको बाजरा कहा जाता है, ठीक है। भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश बाजरा का। कुछ नवीन अगर किस्में की बात करें तो इसमें पूसा कंपोजिट 701 है, HSB 277, ये सारे हैं। और बाजरे के जो प्रमुख रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें है हरित, बाली और अर्गट, और उसके बाद है कंदुआ। ये 3 टाइप के इसमें रोग होते हैं। और मक्का और बाजरे में जो तना छेदक कीट होता है, तो तना छेदक जो कीट होता है उसका नियंत्रण किससे किया जाता है, इंडोसल्फान से, इंडोसल्फान से, ठीक है। तो ये कदन यानी मिलेट्स के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद अब हम देखते हैं दलहनी फसलों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, जो दलहनी फसलें होती हैं वो लेग्यूम परिवार की होती हैं। कौन सी, लेग्यूम, ठीक है। तो लेग्यूम फैमिली से ऐसे पौधे जिनके बीज खाने के योग्य होते हैं वो सारी किसमें आते हैं, वो दलहनी फसलों के वर्ग में आते हैं। अगर आप एफओ को देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि 11 जो पौधे हैं वो जो है लेग्यूम फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें सेम है, मटर है, चना मसूर, लेल्टिल है, लूपिन है, ये सारे हैं। लेग्यूम परिवार जो है, लेग्यूम परिवार ये जो है पादप जगत का, पादप जगत का तीसरा सबसे बड़ा कुल है, तीसरा सबसे बड़ा कुल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि छोटे घास से लेकर बड़े पेड़ तक आते हैं इस लेग्यूम फैमिली में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। और लेग्यूम फैमिली के जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। इनके फल को क्या कहा जाता है, इनके फल को लेग्यूम्स कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, करने वाले जो जीव होते हैं, जीवों को, जीवों में नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, उसका नाम है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, नाइट्रोजनेज। अब जो लेग्यूम कुल की दलहनी फसलें होती हैं उनको रबी है, खरीफ है, जायद, तीनों में उगाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला खरीफ देख लेते हैं। खरीफ में कौन सी लेग्यूम की फसलें उगाई जाती हैं, तो उसमें है अरहर, और है उड़द, और है मूंग, और है लोबिया, है ना, सोयाबीन, ये सारी हैं। और रबी में अगर आप देखें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो चना है, मटर है, मसूर है, और राजमा है, ये सारी हैं। और उसके बाद ऐसे ही आप जायद में देखें, बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से। मूंग है, उड़द है, और सोयाबीन है, ये सारी हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी कुछ। हाँ, ग्वार के बारे में हम देख लेते हैं, क्लस्टर बीन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, CLUSTER। तो क्लस्टर बीन आप जानते हैं इसका प्रयोग मुख्यतः चारे के रूप में होता है, लेकिन इसके फली की सब्जी भी बनाई जाती है। और इससे जो एक निकलता है ग्वार गम, GUARGUM, ठीक है, जिसे ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो सेल गैस के निष्कर्षण में होता है, सेल गैस निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, ये याद रखिएगा। मतलब सेल गैसों की जो फंसी प्राकृतिक गैस होती है वहाँ से इसके निष्कर्षण का लिए ग्वार गम का उपयोग किया जाता है। देखिए, भारत मतलब अधिकतम जो है वो ग्वार का उत्पादन करता है, एटलीस्ट लगभग 90% ग्वार का उत्पादन भारत करता है। और इसमें भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है आई थिंक राजस्थान से ही मिलता है, ठीक है। देश में एक दाल है उसका नाम है खेसारी दाल, खेसारी दाल, खेसारी दाल, इसको 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। इसकी 3 नई प्रजातियां हैं, रतन, प्रतीक और महाते ओरा की खेती की अब अनुमति दी गई है जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इसकी जो 3 प्रजातियां हैं वो आप जानिए। एक का नाम है रतन, और एक का नाम है प्रतीक,
और दूसरे का नाम है महाते ओरा। ये खेसारी दाल की ही अलग प्रजाति है। ठीक है। अब अगर दलहनी फसलों की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों को देखें तो चना की जो बहुत सारी किस्में हैं, सम्राट है, प्रगति है, सूर्या, पूषा, चमत्कार, दिग्विजय, जूनागढ़, राधेय है। मटर के लिए रचना, अपर्णा, सपना। अपर्णा के बारे में प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसी में। अरहर के लिए बहार है, अमोल है, लक्ष्मी, दुर्ग, वैशाली, पारस, मालवीय, चमत्कार। मसूर के लिए पंत L406। ये सब क्या है, ये दलहनी फसलों की महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में बता रहा था। देखिए सोयाबीन क्या है, एक दलहनी फसल है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो तिलहनी फसलों की उसमें होता है। सोयाबीन का मेनली जो तेल होता है वो हम जानते हैं, और भारत में इसे यूएसए से लाया गया था। चना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए। चना है, चना का एक रोग होता है, उसको कहते हैं कटुआ कीट। ठीक है, तो इसका भी जो इसको रोका जा सकता है उसका नाम है हेप्टाक्लोर के द्वारा। ये शाकनाशी है। ठीक है, और अरहर का जो जन्म स्थान है वो भारत है। अपर्णा मटर की क्या है, वो पत्ती विहीन प्रजाति है। अपर्णा जो है मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। ठीक है, और दलहनी फसलों के लिए जो अ, अनुपात होना चाहिए संतुलित खाद का, संतुलित खाद का जो अनुपात होना चाहिए एनपीके का, एनपी और के का क्या होना चाहिए, तो 1, 2 और 2। ठीक है, और बाकी जानते हैं पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो कानपुर में। खैर अभी आगे हम उसके बारे में देखेंगे भी सही से। इसके बाद फिर इसमें है कुछ तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलें आप जानते हैं कि अगर आप देखें तो जो खाद्यान्न वर्ग की फसलें होती हैं उनके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो तिलहनी फसलों का स्थान आता है। ठीक है, अब मतलब जो मुख्य तिलहनी फसलें हैं भारत में आप जानते हैं मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। तो उनके बारे में वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते रहते हैं। तो मूंगफली है, तो ये जो है खरीफ की फसल, आप ये जानते हैं खरीफ की फसल है। और मेनली कहाँ बोई जाएगी, तो जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे इनको बोया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में इनको अ, दक्षिण भारत में इनको रबी में भी, यानी रबी जो ऋतु होती है वहाँ भी बोया जाता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें, तो ये स्वपरागित है। स्वपरागित का मतलब आप समझ रहे हैं, मक्का के उसमें हमने डिस्कस किया था। और इसमें जो पेग नामक एक संरचना होती है, किसमें, मूंगफली में होती है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप प्रमुख जो किस्में हैं उनको देखें तो चंद्रा है, ज्योति है, फूले प्रगति है, कौशल है, चित्रा है, ये सारी मूंगफली की प्रमुख जो है वो किस्में हैं। ठीक है, देखिए मृदा कटाव से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, मूंगफली जो होता है ना, मूंगफली अपर्दन अवरोधी तथा आच्छादनकारी फसलों के रूप में भी उगाया जाता है। तो ये जो है ये क्या है, अपर्दन रोधी फसल है ये। ठीक है, अपर्दन रोधी, और कौन चीज, और कौन सी चीज, आच्छादनकारी फसल। ठीक है, तो ये आप समझिएगा इसको। और इसमें एक रोग लगता है, उसका नाम है टिक्का रोग। ठीक है, तो ये मूंगफली में लगता है। और टिक्का रोग जिस कवक के कारण होता है उस कवक का मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये कवक के कारण होने वाला रोग है, तो ये है सर्कोस्पोरा एराचिडोकोला और सर्कोस्पोरा पर्सनेटा। ये 2 कवक के नाम है जिनसे कि टिक्का रोग होता है। ठीक है, और एक मूंगफली में और भी रोग होता है, उसका नाम है सफेद गिडार। ये दोनों पूछे गए हैं। सफेद गिडार जो कीट है, मूंगफली में जो सफेद गिडार कीट होता है, इसका उपचार किससे किया जाता है, तो इसका उपचार किया जाता है क्लोरपायरीफास से द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें मूंगफली के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद सूरजमुखी, तो इसका जो मूल स्थान है वो कहाँ है, वो उत्तरी अमेरिका है। और सूरजमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, लाइनोलिक अम्ल। लाइनोलिक अम्ल जो है पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में। ठीक है, जो क्या करता है, जो मतलब जो धमनियां होती है वहां पे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। तो धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को ये हटाता है, लाइनोलिक अम्ल। प्रमुख किस्मों के बारे में आप देखें तो सूर्य है, CO1 है, 2 है, और फिर तनु है, और ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत बहुत मतलब जो है सूरजमुखी के किस्में हैं। चलिए इसके बाद हम सरसों के बारे में देखते हैं, जो कि तोरिया या जिसको हम राई भी कहते हैं। तो ये किस कुल का पौधा है, तो ये है क्रूसीफेरा कुल का पौधा। ठीक है,
क्रूसीफेरा कुल का ये पौधा है और भारत में इसका उपयोग आप सभी जानते हैं कि तेल के रूप में किया जाता है या फिर मसालों के रूप में भी सरसों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख किस्मों की आप बात करें तो पूसा गोल्ड, पूसा वरुणा, पूसा तरक, पूसा विजय, पीताम्बरी, पूसा महक, पूसा करिश्मा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और पूसा करिश्मा जो है ये भारतीय सरसों की पहली नस्ल है और इसमें जो है इरूशिक अम्ल की मात्रा जो है वो कितनी होगी, घटकर 2% से भी कम रह गई है, ठीक है। और नई जो और किस्में हैं तो पूसा मस्टर्ड 30 है, इसका नाम आपको जानना चाहिए। पूसा मस्टर्ड 30 को क्या किया है, IARI द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और इसमें इरूसिक अम्ल जो है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु सामान्य सरसों के तेल की अपेक्षा तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, साथ ही इसकी जो उत्पादकता होती है वो भी काफ़ी उच्च होती है। अगर इरूसिक अम्ल की बात करें तो सरसों में ये इरूसिक अम्ल पाया जाता है जो क्या होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है इरूसिक अम्ल, ठीक है। और इरूसिक अम्ल की कम मात्रा वाले जो तिलहन सरसों कनौला को मानव उपयोग हेतु विकसित किया गया, तो कनौला भी एक वो है। और इसमें अगर आप रोग की बात करें तो इसमें एक रोग लगता है माहू कीट के द्वारा, तो इसको किससे हटाया जाता है, उपचारित किया जाता है, तो मानो क्रोटोफास से, क्रोटोफास, या इसी का दूसरा नाम भी एक है फॉस्फोमिडान, इसके द्वारा इसको उपचारित किया जाता है माहू कीट को, ठीक है। क्रूसीफेरा जो कुल हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो पौधे जो मतलब इसके जो पौधे होते हैं वो सरसों है, राई है, इसमें मेनली जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो इस कुल के पौधों में, यहाँ पे नोट कर लीजिए, इस कुल के पौधों में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण, ठीक है। एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण ये तीखापन होता है, जैसे कि सरसों में तीखापन होता है, राई में होता है। इसके बाद है फिर कुसुम तेल। अब कुसुम तेल का जो प्रयोग है वो पेंट है, वार्निश है, फिर कॉस्मेटिक के जो सामान होते हैं, जो डाई यूज करते हैं हम, वो शैम्पू है, लोशन है, इन सारी चीज़ों में कुसुम तेल का उपयोग किया जाता है। और केसर के कम खर्चीले वाले विकल्पों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि अलसी, तो अलसी जो है पश्चिमी देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, फ्लैक्स, फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न कंट्री में। और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तीसी के नाम से जाना जाता है। कहाँ उगाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है तीसी के नाम से, ठीक है। और अलसी में जो तिल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो तिल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है, अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और तीसी में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण चीज़, ओमेगा ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 वसा पाया जाता है, ठीक है। और तीसी में पाए जाने वाले जो ओमेगा 3 वसा है, इसको क्या कहते हैं, एक नाम और भी इसका है, वो नाम है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और तीसी में लिग्नास और म्यूसिलेज भी उचित मात्रा में पाया जाता है, क्या क्या, यहाँ पे वो भी नोट कर दीजिए, लिग्नास और म्यूसिलेज ये भी पाया जाता है मतलब अलसी या तीसी के तेल में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिलहनी